तो क्या यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपकी रातों की नींद खराब कर रही है? कहीं आप उनमें से तो नहीं जिनका पिछली बारी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था? घबराने की बात नहीं है। स्लीपी क्लासेस आपकी इस मुश्किल को आसान करने वाला है। हम लेके आए हैं संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ऑन पॉपुलर डिमांड। दोस्तों, चाहे वो स्टैटिक नॉलेज है या चाहे वो करंट अफेयर्स है, दोनों ही चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली इस क्रैश कोर्स के प्रोग्राम में कवर किया जाएगा, जहां पे डेली लाइव लेक्चर्स रहने वाले हैं। और तो और, अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही स्लीपी क्लासेस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और अगर आपके उसके बावजूद कुछ स्ट्रेटेजिक डाउट्स हैं, कुछ अनकन्वेंशनल डाउट्स हैं, आपको फियर है, एंजाइटी है रिलेटेड टू प्रीलिम्स, तो हम एक प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम भी लेके आए हैं। दोस्तों, आइए इस सफर को मुमकिन बनाते हैं और प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करते हैं। Hello everyone, I am Anil Kumar. I have secured first rank in हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022, जिसका कि रिज़ल्ट अभी 11 अक्टूबर 2023 को डिक्लेयर हुआ है। मैं अपने बारे में ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। छोटे से गांव में मेरी शुरू की पढ़ाई हुई। गांव का नाम दोनवास है। 8th क्लास तक मेरी पढ़ाई अपने गांव के स्कूल में ही हुई। उसके बाद 9th-10th में मैंने पास में एक टाउन है बहरोड, तो वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद 11th-12th मैंने अलवर शहर से किया। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक किया आईआईटी धनबाद से। उसके बाद मैं 2013 में पास आउट हुआ कॉलेज से। उसके बाद से ये तैयारी मैंने शुरू की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। तो उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के मैंने अटैम्प्ट दिए, और उसके साथ साथ अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज वाले एग्ज़ाम का ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। 13 में जब मैंने तैयारी शुरू की, उसके बाद 2016 में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। एसएससी सीजीएल करके एग्ज़ाम होता है, एसएससी जो कंडक्ट करता है, तो 2015 वाला वो एग्ज़ाम मैंने दिया। उसके बाद 2016 से अभी 2023 तक, अभी तक कंटिन्यूसली मैं अपना जॉब के साथ ही तैयारी कर रहा था। तो ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। इसके अलावा हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो मैंने बताया, इसमें मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ तो मेरा वो पहला अटैम्प्ट था। उसमें प्री मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस मैं दे नहीं पाया था, क्योंकि यूपीएससी वाला जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है तो उसके साथ ये एचसीएस वाला मेंस थोड़ा क्लैश कर रहा था, तो उस वजह से मैं पहले अटैम्प्ट में अपने मेंस नहीं दे पाया था। सेकंड अटैम्प्ट जो था मेरा एचसीएस एग्ज़ाम का, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उसमें मुझे ट्रैफिक मैनेजर की पोस्ट मिली, और चरखी दादरी में मैं करंटली ट्रैफिक मैनेजर काम कर रहा हूँ। और ये अभी तीसरा अटैम्प्ट था 2022 के एग्ज़ाम का, जिसमें मुझे अभी फर्स्ट रैंक हासिल हुई। तो एचसीएस एग्ज़ाम की जो मेरी स्ट्रेटजी रही, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कि जो बुक लिस्ट, सबसे पहले मैं अपना जो सोर्सेज जो मेरे रहे वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है, तो हिस्ट्री में हम देखें तो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करी। उसके अलावा हिस्ट्री के लिए जो प्री वाला जो एग्ज़ाम होता है एचसीएस वाला, तो उसके लिए मैंने लूसेंट से भी एंशिएंट और मिडिवल किया था। लूसेंट जीके करके जो बुक आती है उससे। और उसके बाद मॉडर्न इंडिया है, वो मैंने स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो उससे किया था। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए एक तो एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स की, और इसके अलावा नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है, तो उसमें से भी मैंने सेलेक्टिवली जो पार्ट्स मुझे ज़रूरत लगी वो मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की दो एनसीईआरटी हैं, तो वही मेरे मेन सोर्सेज रहे। और उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने विजन आईएएस की एक बुकलेट आती है, तो उससे स्टैटिक पार्ट उससे मैंने अपना तैयार किया, कि जो सभी देशों से जो रिलेशंस हैं, तो उसका जो स्टैटिक पार्ट है, जो हिस्ट्री रही है, वो मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया। उसके बाद बाकी करंट अफेयर से किया। उसके बाद इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, उसके लिए मैंने जो कोचिंग की थी, जब 2013 में मैं पास आउट हुआ, तो मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए वाजीराम एंड रवि से कोचिंग की थी, तो वो मेरे क्लास नोट्स थे। और उसके अलावा मुरनाल सर के लेक्चर्स भी मैंने रेफ़र किए। मुरनाल सर के यूट्यूब चैनल पे ज्योग्राफी के राजतनिल मैम के लेक्चर्स हैं, तो ज्योग्राफी के वो लेक्चर्स भी मैंने रेफ़र किए। और इसके बाद साइंस का जहाँ तक सवाल है, तो एचसीएस वाले एग्ज़ाम के लिए साइंस वाला जो पोर्शन है वो मैंने लूसेंट जीके से भी किया, और उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स से जो साइंस टेक का पोर्शन आता है वो मैंने कवर किया। और इसके बाद करंट अफेयर्स का जो मेरा मेन सोर्स रहा, वो विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है, वही मेरा सोर्स रहा है करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा हरियाणा जीके के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। बाकी जो तैयार जो लोग कर पाते हैं, तो वो नो ईयर स्टेट अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, तो उसी से वो हरियाणा जीके वाला पार्ट करते हैं। मैं उतना टाइम उसको नहीं दे पाया था, तो 50-100 पेज की एक बुक थी, तो मैंने वही रेफ़र की थी। तो ये मेरे ब्रॉड सोर्सेज हो गए। इसके बाद
जैसे कि आपको पता ही है कि 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। तो पहला स्टेज है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी इस टाइप की थी कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखता था, कि क्योंकि मेरे को तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो ब्रॉडली मेरा सब एरियाज़ कवर्ड थे, काफ़ी बार मैं रिवाइज़ भी कर चुका था, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम देता था। तो ये मैं एडवाइस करूँगा, सभी को एडवाइस दूंगा कि आप प्रीलिम्स के लिए MCQ काफ़ी प्रैक्टिस करें। PYQs का रेफरेंस ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो UPSC के हैं और HCS के भी हैं, तो उनको आप बार बार प्रैक्टिस करें। और इनको प्रैक्टिस करने से एक तो आपकी MCQ की प्रैक्टिस हो जाती है, एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में आप टाइम लगा के प्रैक्टिस करें, और मुझे लगता है कि रिकॉलेबिलिटी भी इससे बढ़ती है आपकी, कि कोई चीज़ आप मान लो लक्ष्मीकांत ही आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, तो अगर आप बार बार रिवाइज़ करते हैं तो जो चीज़ें आपसे मिस हो रही हैं वो रिवीजन में भी हो सकता है मिस हो रही हूँ, लेकिन जब आप उससे रिलेटेड कोई MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं और कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाता है या गलत हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर आपने अगर वो प्रैक्टिस की हुई है और वो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, तो फिर वो एक्चुअल एग्जाम में सही हो जाएगा, फिर आपको रिकॉल उसको कर पाएंगे, आपके ध्यान में रह जाता है। तो ये बेनिफिट मुझे MCQ का एक अलग से लगता है कि आप ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो रिकॉलेबिलिटी, जो बोलते हैं काफ़ी लोग जैसे बोलते हैं कि हम ध्यान नहीं रख पाते हैं या चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसमें टेस्ट काफ़ी इफेक्टिव एक मेथड है। तो MCQ की प्रैक्टिस आप प्रीलिम्स के लिए काफ़ी करें, और एक्चुअल एग्ज़ाम से जब 1 महीना बच जाता है तब तो आप कोशिश करें कि 100, 150, 200 MCQ डेली प्रैक्टिस करें ही करें। प्रीलिम्स के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, इसके अलावा आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, ये अलग अलग स्टूडेंट के लिए वेरी करेगा, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट का, हर किसी एस्पिरेंट का हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें। कि मैं पर्सनली अपना एग्जांपल देना चाहूँ तो कि पॉलिटी में मैं कंफर्टेबल था, कि तो मुझे बार बार उसी में उतना टाइम देने से उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना कि शायद कोई दूसरा और सब्जेक्ट है जो मेरा कंपैरेटिवली कमज़ोर है। तो आप अपना वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि जो आपका कमज़ोर है तो उसको आप टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, और PYQs पे भी आप अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा बेस कर सकते हैं, कि वहाँ से जो ब्रॉड सब्जेक्ट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये एनालिसिस करके आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं। इसके बाद प्रीलिम्स के बाद अपनी सेकंड स्टेज होती है मेंस। तो मेंस में जैसा कि आपको पता है कि HCS वाले एग्ज़ाम में 4 पेपर होते हैं। तो पहला जैसे जनरल स्टडीज़ का होता है, तो जनरल स्टडीज़ के लिए जैसे मैंने सोर्सेज आपको बता ही दिए हैं। तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि आप अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग, अनुदीप दुरिशेट्टी सर की बुक है। तो उन्होंने काफ़ी एग्जांपल्स देके और ये सब आंसर राइटिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से उस बुक में बताया हुआ है, तो वो बुक मैंने काफ़ी डिलीजेंटली फॉलो करने की ट्राई करी। तो एक्चुअली जो आंसर हम लिखते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि एक फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का। आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बॉडी जो मेन क्वेश्चन पूछा गया उसको एड्रेस करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे आप पॉलिटी का कोई आंसर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोट करते हैं। इकोनॉमी का आप कोई अगर आंसर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कोई फैक्ट्स और वो कोट करते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंट्रोड्यूस करने के या कंक्लूड करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो वो सब उन्होंने उस बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप वो एक बुक देख सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। और आंसर राइटिंग को मैंने देखा कि काफ़ी लोग डिले करते रहते हैं, कि तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी ऐसा लगता रहता है कि जब मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी या फिर अगले महीने से मैं आंसर राइटिंग शुरू करूँगा। तो उसको आप शुरू कर लीजिए। किसी की भी तैयारी ऐसा कभी नहीं होता है कि तैयारी कंप्लीट हो गई है। वो तैयारी आज मैं यहाँ बैठ के बता रहा हूँ, तब मेरी भी तैयारी कंप्लीट नहीं है। अभी फिर से मैं तैयारी करूँगा तो फिर से बहुत कुछ करने को है। तो आप आंसर राइटिंग को ज़्यादा डिले नहीं करें। और इसके अलावा मेरा जो पर्सनल अभी जर्नी रही इस वाले एग्ज़ाम के इस अटैम्प्ट में, तो प्री मेंस के बीच में जैसे मैंने बताया मेरी पोस्टिंग हो गई थी चरखी दादरी में एज ट्रैफिक मैनेजर। तो यहाँ पे डॉक्टर अमित अकेडमी है चरखी दादरी में, तो वहीं सर के पर्सनल गाइडेंस में ही मैंने वो प्रैक्टिस करी। तो जैसे हर 3-4 दिन में सर मेरे से अपनी आंसर राइटिंग वाली जो कॉपी थी वो मंगा लिया करते थे। हम लोग डिस्कस कर लेते थे कि इसमें कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो पर्सनल मेंटरशिप डॉक्टर अमित सर हैं, तो उनकी पर्सनल मेंटरशिप रही। तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीएस का एक पेपर हो गया मेंस में। इसके बाद हिंदी का पेपर होता है। तो हिंदी के लिए मैंने एक हरदेव बहारी, सामान्य हिंदी करके हरदेव बहारी की एक बुक आती है, तो वो मैंने बुक रेफ़र की थी। हिंदी का जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट्स का जो है HCS मेंस का एग्ज़ाम काफ़ी मतलब सिलेबस वेल डिफाइंड है, और क्वेश्चंस मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि पहला क्वेश्चन अनुवाद का होगा। इस टाइप से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है मेंस में। तो आप उन्हीं की स्पेसिफिक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ग्रामर वाला जो पोर्शन है, और उसके लिए मैंने ग्रामर या फिर सार लिखते हैं, उस सब के लिए मैंने सामान्य हिंदी की बुक आती है
हरदेव बहारी की, वो रेफ़र की थी। इसके अलावा एक नालंदा पब्लिकेशन की बुक आती है, तो कुछ लोग वो भी रेफ़र करते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस बुक को रेफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा जो वोकेबुलरी बिल्डिंग है, जैसे काफ़ी लोग जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं उनको हिंदी में दिक्कत होती है कि वोकेबुलरी हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मुझे जो मैंने किया, और डॉक्टर अमित सर जो हैं उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया था कि जो सीसेट का जो पेपर आता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, तो उसमें भी जो कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, तो वो कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादातर जो करंट इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड ही कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। तो उन कॉम्प्रीहेंशन का फिर ट्रांसलेशन भी होता है, तो ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है अगर हम उनका ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते हैं तो। और उसके अलावा जो करंट इश्यूज से रिलेटेड जो वोकेबुलरी है वो भी हमारी बिल्ड हो जाती है, तो वो एक अच्छा सोर्स हो सकता है वोकेबुलरी बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा हिंदी में कितना टाइम देना है वो काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ होगी कि मेरा पर्सनली, जैसे मैंने 8th क्लास तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की, तो मैं हिंदी से मतलब बहुत ऐसे डर नहीं लगता था, मैं मतलब बहुत कंफर्टेबल नहीं था, तो डर नहीं लगता था। और जो मात्रा और वो सब जो लगाते हैं हिंदी में, तो वो उस मेरे से ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती हैं। तो अगर किसी को उन सब चीज़ों में दिक्कत है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा हिंदी को। तो हिंदी के लिए ये हो गया। इसके बाद इंग्लिश का जो पेपर होता है, तो इंग्लिश के लिए ग्रामर वाला पार्ट जो है उसके लिए मैंने नीतू मैम की बुक आती है, तो उसमें जिस चीज़ में मुझे थोड़ी दिक्कत थी कि जो ग्रामर वाले पार्ट में जिसमें एक्टिव पैसिव हो गया या तो उनके रूल्स या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो कुछ मैंने नीतू मैम की बुक से देखे थे। तो जो ग्रामर वाला पार्ट आता है वो उस बुक से आप रेफ़र कर सकते हैं, तो उस बुक में सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पेपर में, जैसे 100 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं, तो दोनों में 30-30 मार्क्स के ऐसे आता है। तो हिंदी में भी जैसे निबंध आता है और इंग्लिश में भी ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे के लिए जैसा मैंने अभी आंसर राइटिंग में जो बुक बताई कि अनुदीप ध्रुव शेट्टी सर की जो बुक है, तो उसी बुक में वो ऐसे राइटिंग के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से बता रखा है कि ऐसे को आप इंट्रोड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फैक्ट आप दे सकते हैं जो कि अपने एग्जामिनर का ध्यान एकदम अट्रैक्ट करे और वो मतलब हुक की तरह काम करे कि उनका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। तो ये सब तरीके की सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें एक फ्लो होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, और आप फिर कंक्लूड कर रहे हैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक टोन पे कंक्लूड हो और थ्रू आउट आपके ऐसे में एक लिंक टाइप का बनता हुआ दिखे। तो ये सब चीज़ें जो बुक मैंने बताई, उस बुक में उन्होंने ऐसे के लिए भी काफ़ी अच्छे से बता रखा है और विद एग्जांपल्स बता रखा है कि आप कैसे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसे भी अपनी वो बुक में एक ऐसे भी लिख के दिखा रखा है। आंसर राइटिंग वाले में भी उन्होंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के आंसर्स भी लिख के उसमें बताए हुए हैं कि कैसे कैसे आप आंसर लिख सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट की किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे कंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे के लिए भी आप उनकी बुक रेफर कर सकते हो। मेंस में चौथा पेपर ऑप्शनल का होता है, तो मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। तो ऑप्शनल के लिए हम एक अलग से वीडियो करने वाले हैं, तो आप उसको देख सकते हैं ऑप्शनल के लिए क्या करना है। इसके बाद थर्ड स्टेज है वो इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यू में जहाँ तक तैयारी की बात है, तो मैंने अपना पर्सनली यहीं पे डॉक्टर अमित अकेडमी जो मैंने बताया, तो अमित सर के साथ ही मैंने पर्सनल एक मॉक किया था और उसके अलावा एक बोर्ड के साथ भी मॉक किया था। तो वो मैंने यहीं पे मॉक किया था। तो जहाँ तक इंटरव्यू की तैयारी की बात है, प्रिपरेशन की बात है, तो आप अपना जो बैकग्राउंड है, जो पढ़ाई की आपका, जैसे मैंने बीटेक किया है तो इस ब्रांच में किया उससे रिलेटेड, और उसके बाद मैं जैसे 5-6-7 साल से जॉब कर रहा हूँ तो उस जॉब से रिलेटेड, तो आपका जो भी प्रोफाइल है उससे रिलेटेड आप तैयारी करें। उसके अलावा करंट इश्यूज़ जो चल रहे होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन पर बात हो सकती है आपसे इंटरव्यू में। और इसके बाद ये तैयारी तो हमारी हो गई कि हमें उसके लिए तैयार क्या करना है। तो उसके बाद उस जो हमने ये तैयार किया उसको जहाँ तक प्रेजेंट करने की बात है कि जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसको किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है वो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं, उससे आपको फीडबैक मिलेगा कि कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मिरर प्रैक्टिस भी लोग करते हैं कि आप मिरर के सामने बोल रहे हो और उससे फीडबैक ले रहे हो कि आप कैसे अपने जो बोलने का तरीका है और उसमें क्या आप लैग कर रहे हो वो आप एनालाइज कर सकते हो। मॉक इंटरव्यूज़ भी जो हैं उनसे भी आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल जाएगा। इसके अलावा पर्सनली मुझे लगता है कि एक बोर्ड चेयरमैन जो हैं, अगर आप उनके बारे में थोड़ा उनके बैकग्राउंड का आइडिया आपको हो कि जो 2-3 बोर्ड होते हैं तो उनका आइडिया लग पाए, तो उनके बैकग्राउंड से भी आपको हेल्प हो सकती है। क्योंकि पर्सनली मेरा इस बार जो इंटरव्यू हुआ तो वो मेरी प्रोफाइल से ज़्यादा एनवायरनमेंट रिलेटेड मैटर्स पे ज़्यादा हो गया कि जैसे मेरे से पूछा गया क्लाइमेट चेंज के बारे में, इसके अलावा SDG के बारे में, बाकी जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, UNFCCC है, UNCCD है, इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इन सब बातों पे काफ़ी बात हुई। तो वो शायद वो क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड मेंबर्स या बोर्ड चेयरमैन थे तो उनके शायद बैकग्राउंड से रिलेटेड वो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड थे।
इसके अलावा मेरे से जो पर्सनली इस बार इंटरव्यू हुआ उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टूल्स हो सकते हैं, रोड एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं, उसमें इतने लोगों की डेथ होती है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पर फिर से बात हुई, काफ़ी देर बात हुई। उसके बाद लास्ट में मेरी प्रोफाइल, जैसे कि मैंने बताया ट्रैफिक मैनेजर की पोस्ट में मैं काम कर रहा हूँ चरखी दादरी में, तो उससे रिलेटेड मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो मेरा इंटरव्यू इस टाइप से रहा। तो इंटरव्यू जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, मैंने बताया आप अपना प्रोफाइल तैयार करें और उसके अलावा जो करंट इश्यूज़ हैं वो तैयार करें। उसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपनी तैयारी पिछले 6-7 साल से जॉब के साथ ही कर रहा था, तो उसमें काफ़ी लोग पूछते हैं कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और रूटीन आपका किस टाइप से रहता था। तो जॉब के साथ आप उतने घंटे नहीं दे पाते हैं जितने बाकी जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं वो उतने टाइम दे सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मुझे लगता है कि घंटे भी वेरी करते हैं। जब एग्ज़ाम काफ़ी पास आ जाता है तो हम ज़्यादा घंटे डिवोट करने लगते हैं, और एग्ज़ाम थोड़ा दूर होता है तो उतना हम टाइम नहीं दे पाते हैं। और जॉब के साथ जो मेरा पर्सनल रूटीन रहता था वो इस टाइप से कुछ रहता था कि सुबह 6:30-7 बजे मैं लाइब्रेरी जाके बैठ जाता था। लाइब्रेरी 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं ऑफिस चले जाता था 9 बजे। उसके बाद वापस ऑफिस से के बाद मैं वापस आके 6 बजे के आसपास लाइब्रेरी बैठ जाता था और रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था। फिर वहाँ से अपना रूम चले जाता था। तो ब्रॉड रूटीन ऑफिस के साथ मेरा इसी टाइप का रहता था। तो आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना एक टाइम टेबल ज़रूर रखें, कि एक रूटीन बना के रखें कि मेरा ब्रॉड रूटीन ये है। इसके अलावा टारगेट्स आप ज़रूर रखें कि आप थोड़ा मंथली टारगेट रखें कि इस महीने में आप क्या कवर करने वाले हैं। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके आप वीकली टारगेट रखें कि भाई इस वीक में ये कवर करना है, और फिर डेली तो आपका होना ही चाहिए कि आज मुझे ये कवर करना है। बिना टारगेट्स के सिलेबस इतना बड़ा है कि आप अगर टारगेट के तरीके से नहीं चलेंगे और टिक करते हुए नहीं चलेंगे क्या कवर हो चुका है क्या नहीं हो चुका है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच रखें, टाइम टेबल ज़रूर रखें और उस टाइम टेबल से स्टिक करते रहें। और यहाँ पे भी आपका कोई फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके कोई मेंटर हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया अभी यहाँ प्री मेंस के बीच में यहीं अमित सर और हम हर 3-4 दिन में डिस्कस कर लिया करते थे कि मैं अभी क्या चीज़ पढ़ रहा हूँ, अभी आगे क्या करना है, पिछले 3-4 दिन में क्या कवर किया है। तो उनका जो पर्सनल मेंटरशिप वाली जो चीज़ रही उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी इस बार मेंस के लिए। तो ये आपका रूटीन ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा ये एग्ज़ाम की जर्नी काफ़ी बार इतनी लंबी हो जाती है और उसमें स्ट्रेस वाली चीज़ जो है कि आगे क्या होगा, मतलब इतने कम लोगों का सिलेक्शन होता है, अगर नहीं होता तो क्या होगा। तो ये सब स्ट्रेस बहुत मतलब इस जर्नी का पार्ट एंड पार्सल हैं, इनसे मतलब डील करना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपका एक सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो और आसपास अगर कोई एस्पिरेंट है जिनका ग्रुप है तो वो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत हेल्प करता है। तो इसके अलावा और भी तरीके हैं कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे पर्सनली मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन या फिर कोई हॉबी, आपकी कुछ और हॉबी हो सकती है, पढ़ना हॉबी हो सकती है, या फिर मेडिटेशन हो गई, या फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी अगर आप अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर पाएँ तो वो स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ों से आपको डील करने में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, मुझे लगता है आपके पास एक प्लान बी ज़रूर होना चाहिए कि क्योंकि एग्ज़ाम की नेचर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सा है और वैकेंसी इतनी कम है कि आप कितना भी अच्छा तैयारी करें हमेशा लोग होंगे जिनका नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, सिलेक्शन कम लोगों का होता है। तो जबकि आप 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट जब दे चुके हैं तो उसके बाद आप अपना प्लान भी ज़रूर रखें, क्योंकि 2 और 3 अटैम्प्ट में आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक हो चुकी होती है। तो उसके बाद आप अगर जॉब के साथ भी करते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसा मैंने अपना बताया कि मैं 2013 में कॉलेज से पास आउट हुआ, उसके बाद 2016 से मैं जॉब के साथ ही कर रहा था। तो एक बार आपकी तैयारी हो गई उसके बाद आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं, और तब उतना स्ट्रेस नहीं होता है कि तब कंपैरेटिवली आसान होता है। तब चैलेंजेस अलग होते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट और उस टाइम भी जॉब के साथ भी आपको डेडिकेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी आसान हो जाता है कि आप अपनी जॉब में सेटल हो जाएं और फिर आसान ज़िंदगी जीने लगें। तो तब चैलेंजेस अलग होते हैं, लेकिन अगर आप उसी साइकिल में लगे रहते हैं तब वो काफ़ी स्ट्रेस और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है जर्नी। तो आप प्लान भी ज़रूर रखें। लास्ट में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है इसमें जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन और काफ़ी बार हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो उस सब के लिए ज़रूरी है कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्या आपके मोटिवेशंस हैं, उनको ठीक से आइडेंटिफाई करें। अगर आपके वो मोटिवेशंस अपने से ऊपर होंगे, अगर वो सेल्फिश या सिर्फ अपने तक या अपने परिवार तक सीमित नहीं होंगे वो मोटिवेशन, ब्रॉडर सोसाइटी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, आप सही में समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आपके ऐसे मोटिवेशंस हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे इस जर्नी में कंटिन्यू करने में। और ऐसे मोटिवेशन जब अगर होंगे आपके, तो आप अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तब भी आप बहुत परेशान नहीं होंगे, क्योंकि काम करने के तरीके और भी हैं। यही एक एग्ज़ाम नहीं है जिसके थ्रू आप समाज के लिए या
काम कर सकते हैं। तो अगर वो मोटिवेशंस हैं तो वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि तरीके और भी हैं सर्व करने के। इसके अलावा इस तैयारी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करें, क्योंकि आपको दिन में जब आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तब आपको 8-10 घंटे बैठ के पढ़ना होता है। तब आपको उस जो पढ़ रहे हैं उसमें आप अपने कोशिश करें कि क्यूरियोसिटी बना के रखें और उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करें। और एक्चुअली मैं प्रोसेस को मैं पर्सनली इतना एंजॉय करने लग गया था कि वो कभी कभी मेरे अगेंस्ट भी चला जाता था, क्योंकि मैं काफ़ी कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं, ये हैं जो शायद एग्ज़ाम के लिए हमें पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वो पढ़ लेता था। तो वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब जैसा मैं बता रहा हूँ कि अपने को क्यूरियोसिटी रहे कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे आसपास वो क्यों हो रहा है, क्या सोल्यूशन है, तो आप प्रोसेस को एंजॉय करें। न्यूज़पेपर को आप पढ़ें, आसपास क्या मुद्दे हैं, तो क्यूरियोसिटी वाला आप एक भाग ज़रूर रखें। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम, जैसा मैंने बताया, वो सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। और प्लान बी वाली चीज़ जो मैंने बताई उसको मैं आई कैन नॉट ओवर एम्फेसाइज दिस कि आप जब भी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट वो आप अपना पर्सनल डिसीजन लें, लेकिन एक ज़रूर रखें एक टाइम कि इस टाइम के बाद अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे। इसी साइकिल में आप नहीं मतलब लगे रहेंगे। और प्लान बी एग्जीक्यूट करने के बाद जॉब के साथ आप कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए आपको, और आगे के लिए एस्पायर करो। तो ये सब आप चीज़ें करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।